हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का महासचिव, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर, फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर अजय माकेन जी हमारा बीच में आज उपस्थित है। साथ में हमारा डिप्टी लीडर रकीबुल हुसैन जी, हमारा वर्किंग प्रेसिडेंट राना गोस्वामी, कमलक्ष पुरकाष्ट, हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन श्रीजुत देवव्रत शइकिया जी, हमारा वाइस प्रेसिडेंट रिजन शर्मा जी और निपेन ठाकुरिया जी, जाकिर हुसैन सिकदार जी भी उपस्थित है। मैं भी हमारा नेता अजय माकेन जी को इस समकालीन मेल को संबोधित करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग मैं अनुरोध करूंगा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी को और सीएलपी लीडर शइकिया जी को और जितने भी यहाँ पर हमारे मौजूद हैं सभी लीडर्स, हम सब के सब लोग ये बुकलेट हम लोग अनवील करेंगे जो मैं दिल्ली से लेकर के आया हूँ। 9 साल 9 सवाल। आप लोगों को अभी इसकी कॉपीज तीनों की डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सबको मिल जाएगा। हम सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने पर 9 साल पूरे हो गए हैं और ये 10वां वर्ष आखिरकार इनका शुरू हुआ है। और हम लोगों को लगता है और हमारे देश की जनता और असम की जनता के लिए बेहतर ही होगा कि उनका कार्यकाल का आखिरी वर्ष ही हो। 9 साल 9 सवाल मोदी जी से कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। कल हम लोगों ने एआईसीसी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बुकलेट लॉन्च करी। आज पूरे देश के तमाम राज्यों के अंदर इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग मोदी जी से और मोदी सरकार से और भारतीय जनता पार्टी से उनके 9 वर्षों के का हिसाब मांग रहे हैं और 9 सवाल उनसे पूछ रहे हैं। और मुझे खुशी है कि मेरे को आज असम गुवाहाटी के अंदर आकर के 9 सवाल पूछने का मौका मिला है। और असम के साथ, गुवाहाटी के साथ मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है और कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ पर भेजा है और एक बहुत महत्वपूर्ण भी इस प्रकार से इंडिकेशन दिया है कि असम को हम सबके सब लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को बहुत सीरियसली लेते हैं। और यहाँ पर आकर के हम लोग भारतीय जनता पार्टी से और मोदी सरकार से 9 सवाल पूछ रहे हैं। तो 9 सवाल जो हम लोग पूछ रहे हैं वो मुख्यतः 9 विषय हैं जिसके के ऊपर हम सवाल पूछ रहे हैं। और आप सब लोग, जब मैं एक एक करके एक एक विषय के ऊपर आऊंगा तो आप लोग खुद इस चीज को महसूस करेंगे कि किस प्रकार से मोदी सरकार ने हर एक इसमें हर विषय के ऊपर किस प्रकार से भारत को धोखा दिया है, देश को धोखा दिया है और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ धोखा हुआ है। सबसे पहले अगर हम अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के गरीब और गरीब होते चले गए और अमीर होते चले गए। और भारत के अंदर जहां पर गरीब और अमीर को दोनों को एक साथ में दोनों के बीच में खाई और दूरी को कम करने की जिम्मेवारी सरकार की होनी चाहिए थी, जो कांग्रेस पार्टी की सोच थी, ठीक उसका उलट हुआ। यहां पर हम लोगों ने देखा कि जीएसटी लगा करके साधारण आदमी अगर कोई नमक भी खरीदने के लिए जाता है तो उसको भी टैक्स देना पड़ता है। एक तरफ तो साधारण आदमी के ऊपर जीएसटी लगा करके बोझ डाल दिया गया, दूसरी तरफ कॉर्पोरेट टैक्स जो कि बड़े पूंजीपतियों को देना होता उसको आधा कर दिया गया। तो सीधे सीधे ये सरकार के काम करने का तरीका है। 1 दर्जन से ज्यादा बार एक्साइज पेट्रोल और डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाई गई। उसका नतीजा क्या हुआ कि कांग्रेस के समय के ऊपर जहां पे जब $100 प्रति बैरल पेट्रोल का इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का रेट था, आज वो घट करके $100 से घट करके $70
हो गया है, लेकिन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस, इन सब के रेट्स बढ़ गए। इसका फायदा मिलने की जगह सरकार ने 12 बार से भी ज्यादा एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके अपनी जेब भरे। बड़े बड़े जो मित्र पूंजीपति हैं उन लोगों को फायदा हुआ जो कि पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर हैं, लेकिन साधारण जनता को नुकसान हुआ, उनको ऊपर बोझ बढ़ गया। गैस के सिलेंडर एलपीजी का जो 410 रुपया कांग्रेस के समय पे था, आज 1103 रुपया हो गया है। 170% की बढ़ोतरी हुई है। ये बावजूद उसके कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल कम हो रहा है। पेट्रोल 71 रुपए लीटर हमारे समय पे था, आज 100 रुपए टच कर रहा है, लगभग 57% बढ़ गया। और ये बावजूद उसके कि इंटरनेशनल प्राइसेस क्रूड ऑयल के कम हुए। डीजल 55 रुपए से बढ़कर के 100 रुपए तक के डीजल पहुंच गया है, बावजूद उसके कि इंटरनेशनल प्राइसेस कम हो गए। सरसों का तेल 90 से 143, आटा जो साधारण गरीब आदमी जो खाता है 22 से 35 रुपया बढ़ गया, दूध जो है 35 से 53 रुपया हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें, ये पूरा हम लोग आपको अभी जो देंगे उसमें ये सब चीजें हैं, किस तरीके से इंटरनेशनल प्राइसेस कम होने के बावजूद, क्रूड ऑयल कम होने के बावजूद आज हमारे देश के अंदर ये सब चीजें महंगी मिल रही हैं, क्योंकि सरकार मुनाफा खा रही है या सरकार के मित्र पूंजीपति मुनाफा कमा रहे हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि हिंदुस्तान में गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है और हमारे जो सबसे अमीर थे मित्र पूंजीपति, वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी एक वक्त बन गए थे, इससे पहले कि जब लोगों को पता चला कि असलियत क्या है। दूसरा, हमारे देश के अंदर किसानों की हालत क्या है। छोटी छोटी चीजें जो किसान जिसका इस्तेमाल करता है उन सभी के ऊपर जीएसटी लगा दिया गया। जितने इक्विपमेंट्स किसान इस्तेमाल करता है उसके ऊपर, सबके ऊपर जीएसटी लगा दिया गया। उसका नतीजा यह हुआ कि एक किसान औसतन मात्र आज 27 रुपए प्रतिदिन उसकी सिर्फ कमाई रह गई है। तो किस प्रकार से वो अपने पूरे परिवार का पालन करेगा। और ये वो सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी है जो कि ये कहते थे कि हम किसानों की आय को 2 गुना कर देंगे। 2 गुना करने की बात तो दूर, और कम किसानों की आय हो गई है। और जो मिनिमम जीएसटी, मिनिमम जो एमएसपी की बात करते थे, लीगली गारंटीड जिसकी बात करते थे, वो दूर दूर तक के उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज भी मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस उतने नहीं है जितने पहले कांग्रेस के जमाने में जिस तेजी से बढ़ते थे। तीसरा, भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें, क्रोनी कैपिटलिज्म की अगर हम बात करें, मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने की बात करें, तो इससे बड़ा क्या भ्रष्टाचार हो सकता है कि साधारण जनता का पॉलिसी, जो एलआईसी के पॉलिसी धारक हैं वो साधारण जनता है, उसके पैसे का इन्वेस्टमेंट, एलआईसी की पॉलिसी की इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने मित्र पूंजीपति अडानी जैसे कंपनियों के अंदर इन्होंने वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया। एसबीआई जो है वो आगे बढ़ करके उसको मदद करने के लिए कि मित्र पूंजीपति जो नरेंद्र मोदी जी के हैं वो कहीं पे डूब ना जाए वो कंपनीज, उसके अंदर वो पैसा इन्वेस्ट करता है, उसमें वो लोन देता है। एलआईसी उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और उसका नतीजा ये होता है कि उसके अंदर, उसकी वजह से जो गरीब लोग, जो साधारण लोग जो एलआईसी के पॉलिसी धारक हैं, उनका पैसा डूबने के कगार के ऊपर है। उनके एलआईसी पॉलिसी धारक जो है वो नुकसान के अंदर है। तो जो एलआईसी के पास में जो टोटल कुल जमा पूंजी जो सब लोगों की थी वो आगे बढ़ने की जगह वो कम हो गई, क्योंकि गलत जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट इस सरकार की वजह से है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा और इससे बड़ा मित्र पूंजीपति क्रोनी कैपिटलिज्म का मुद्दा इससे बड़ा नहीं हो सकता है। आज आधे पौने दामों के ऊपर एयरपोर्ट्स बेचे जा रहे हैं, सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं, सारे नियम ताक पे रखे जा रहे हैं, मोनोपोलीज क्रिएट करी जा रही हैं और बगैर किसी लेवल प्लेइंग फील्ड के ये अपने खुद कुछ मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चौथा मसला जो बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा का है वो चाइना के साथ में है और राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। आज लगभग 18 मीटिंग्स चाइना के साथ में पिछले 4-5 सालों में हुआ है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं है। आज भी 1,500 स्क्वायर किलोमीटर जमीन भारत की चाइना ने कब्जा करके बैठे हुए हैं और उसके ऊपर सरकार मानने तक को तैयार नहीं है, जबकि हर किसी को मालूम है, सैटेलाइट इमेजरी में हर जगह के ऊपर आ रहा है कि ये जगह चाइना ने कब्जा करके बैठे हुए हैं, लेकिन ये सरकार उसको मानने को तैयार नहीं, आंख बंद करके बैठी हुई है। तो ये सरकार जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा की और चाइना को लाल आंख दिखाने की जो बात करते थे, आज उस सरकार के समय के ऊपर 1,500 स्क्वायर किलोमीटर जमीन, हमारे देश की 1,500 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना आज हत्या करके बैठा हुआ है और इस सरकार को कोई भी समझ नहीं है। सामाजिक ताना बाना, हमारे देश के अंदर
जो सामाजिक सद्भाव आपस के अंदर हुआ करता था, उसके अंदर भारी गिरावट आई है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे समाज को जिस तरीके से बांटा जा रहा है, जिस तरीके से घृणा के आधार पे के ऊपर जो है वायलेंस बढ़ती जा रही है, जिसको हम हेट क्राइम्स जिसको कहते हैं, वो आज सारे रिकॉर्ड तोड़ करके बैठी हुई है। हेट क्राइम्स हमारे देश के अंदर धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे इतना तेजी से बढ़ गया है पिछले सालों के अंदर कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र की व्यवस्था के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। छठा जो महत्वपूर्ण है वो सामाजिक न्याय का है। हमारे यहाँ पर दलित एट्रॉसिटी यानी कि दलितों के ऊपर अन्याय के 23% केसेस बढ़ोतरी हुई है। हमारे क्राइम अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के खिलाफ में जो क्राइम है उसके ऊपर 33% से भी ज्यादा उसमें बढ़ोतरी हुई है। हमारे जो फॉरेस्ट राइट्स हैं जो आदिवासियों के, उसको और कमजोर किया गया है, फॉरेस्ट राइट्स के अंदर कमजोरी की गई है। तो चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे महिला हो, हमारे जो सामाजिक न्याय की एक परंपरा रही है उसको पूरी तरीके से धाराशाही पिछले 9 वर्ष के अंदर कर दिया गया है। सातवां महत्वपूर्ण पॉइंट है कि लोकतंत्र और संघीय ढांचे के ऊपर प्रहार किया गया। आप लोगों को याद होगा यहाँ पे इससे पहले मणिपुर के अंदर नजदीक में किस प्रकार से पिछली बार कांग्रेस पार्टी की मेजॉरिटी थी, लेकिन उसको गलत तरीके से लोकतंत्र को एक तरीके से चुरा लिया गया, सरकार को चुरा लिया गया। उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहले हुआ, गोवा में हुआ पहले, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, अब ये सारी स्टेट्स के अंदर लोकतंत्र को इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जाती है कि लोग तो चुन करके किसी और पार्टी को भेजते हैं, लेकिन उसके बाद में सारे सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी किसी ना किसी बहाने से सरकार को गिराती है। इससे ज्यादा शर्म की बात और इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए चिंता की बात नहीं हो सकती है। पार्लियामेंट की सिटिंग भी लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा खतरा क्या होगा कि पार्लियामेंट की सिटिंग रिकॉर्ड रूप में लो चली गई है, लोएस्ट। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम सिटिंग्स अगर किसी असेंबली की होती है तो वो गुजरात असेंबली की पहले होती है। तो जो नरेंद्र मोदी ये कहते थे कि मैं गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू करूंगा, उन्होंने गुजरात मॉडल पार्लियामेंट में लागू कर दिया। जिस तरीके से गुजरात असेंबली की सिटिंग सबसे कम होती है, उसी तरीके से पार्लियामेंट की सिटिंग्स भी अब सबसे कम ऐतिहासिक तौर के ऊपर हुई। तो जब पार्लियामेंट में सिटिंग्स नहीं होंगी तो लोकतंत्र में जब सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लोकतंत्र के अंदर जब माइक को म्यूट कर दिया जाएगा, जैसे राहुल गांधी जी जैसे नेता जब बोलेंगे, उनको पार्लियामेंट से किसी ना किसी बहाने से पार्लियामेंट की सदस्यता उनकी जब रद्द कर दी जाएगी, जो लीडर ऑपोजिशन के सबसे बड़ी पार्टी के हैं, तो लोकतंत्र कहां पे जिंदा रहेगा? आज हम आप लोगों के माध्यम से देश की जनता से ये पूछना चाहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए आज देश के अंदर यह है कि लोकतंत्र जिंदा है तो हमारे आम साधारण लोगों के हाथ में ताकत है। अगर लोकतंत्र जिंदा नहीं है तो ताकत सिर्फ मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्रियों के हाथ में है, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के हाथ में अगर ताकत रहेगी और हमारे देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा, जनता के हाथ में ताकत नहीं रहेगी, तो हमारी आजादी का क्या मतलब है? आजादी से पहले भी हमारे अंग्रेज बहुत पावरफुल हुआ करते थे जो हमारे शासन करते थे, लेकिन जनता के पास में ताकत नहीं थी। तो जनता को ताकत देने के लिए आजादी हासिल करी गई, लोकतंत्र दिया गया। और अगर लोकतंत्र के अंदर जनता कुछ तय करती है कि यह सरकार होनी चाहिए और अंततः उसको पलट दिया जाता है धन बल के आधार के ऊपर, ईडी का इस्तेमाल करके, सीबीआई का इस्तेमाल करके, तो लोकतंत्र और आजादी कहां पे रही? आज कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती है और आप लोगों के माध्यम से हमारे देश के लोगों को बताना चाहती है। अगर हमारे मीडिया के हाउसेस के ऊपर दबाव डाला जाए, अगर हमारे मीडिया के हाउसेस के ऊपर पैसे का दबाव, विजिलेंस का दबाव, ईडी का, सीबीआई का दबाव डाल करके अपने हिसाब से घुमाया जाए, तो लोकतंत्र कहां पे जिंदा रहेगा? अगर लोगों को सच्चाई दिखाने से रोका जाए तो लोकतंत्र कहां पर जिंदा रहेगा? आज हम आप लोगों के माध्यम से देश की जनता से और आप लोगों से भी यही सवाल पूछना चाहते हैं। फिर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पे अगर आ जाएं तो मनरेगा के ऊपर कटौती करी गई, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कटौती करी गई, हमारी उज्ज्वला योजना को खत्म कर दिया गया। किस तरीके से हमारे देश के अंदर जो चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन है वो बढ़ा गया है, क्योंकि सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के लिए वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर कटौती करी गई। तो मेल न्यूट्रिशन के अगर रेट बढ़ रहा है, चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन का रेट बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार ने इसके ऊपर खर्चा करना कम कर दिया है, कुपोषण, जो बच्चों का कुपोषण है उसकी संख्या अगर बढ़ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ये देश के लिए कितनी खराब बात है, देश के भविष्य के लिए कितनी खराब बात है। और ये काम सिर्फ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार ने इसमें
भारी कटौती केंद्र सरकार ने, भाजपा ने करा है। और आखिर में जो नवा सवाल है सबसे महत्वपूर्ण, वो कोविड महामारी का कुप्रबंधन है। किस प्रकार से मिसमैनेजमेंट इन्होंने कोविड का किया। अचानक लॉकडाउन लगा दिया जाता है पूरे देश के अंदर, उसकी वजह से इकॉनमी इतनी नीचे चली गई। उस एक क्वार्टर के अंदर जब इन्होंने लॉकडाउन लगाया अचानक, तो हमारी जीडीपी की उस क्वार्टर के अंदर 21% वो जीडीपी डाउन चली गई, जो अभी तक के रिकवर नहीं कर पाई है। हमारी अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई कि अभी तक के हम लोग उससे रिकवर हम लोग नहीं कर पाए। WHO ने का ये आंकड़ा है, कोई हमारा आंकड़ा नहीं है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है, WHO का आंकड़ा है कि 47 लाख लोगों की भारत के अंदर कोविड से मृत्यु हुई है। 47 लाख लोगों की। तो जहां पर 47 लाख लोगों की कोविड से मृत्यु हुई है और ये सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, पूरी तैयारी के लिए दिक्कत थी, तो आप सोच सकते हैं कि भारत के अंदर, देश के अंदर क्या स्थिति रही। तो सरकार को चलाने में, जबकि राहुल गांधी जी ने पहले ही जनवरी में कह दिया था, चिता दिया था कि कोविड आने वाला है, और सरकार को यह कहा था कि इससे अर्थव्यवस्था के दुष्प्रभाव पड़ेंगे, आप तैयारी कर लीजिए, लेकिन इस सरकार ने कोई भी सुनने से मना कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कोविड आया, हमारी तैयारी नहीं थी, हॉस्पिटल तैयार नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थे, आईसीयू के बेड्स नहीं थे हमारे को। उसकी वजह से आज हमारे को ये दिक्कत रही कि 47 लाख लोग मारे गए। सरकार ने नी जर्क रिएक्शन करा, झटके से एक्शन लिया, एकदम से लॉकडाउन लगा दिया बगैर किसी तैयारी के। लोग बेरोजगार हो गए, एमएसएमई जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं बंद हो गई, जो आज तक के, अभी तक के भी बहुत सारी उसमें से खुल भी नहीं पाई हैं। ऐसी स्थिति भारत की हो गई। तो ये 9 सवाल हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी से करे हैं, और अब हम उम्मीद करते हैं कि 9 साल तक वो प्रधानमंत्री जिन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी जी सवाल करते हैं तो उसका जवाब देने की जगह प्रधानमंत्री जी और सारी भारतीय जनता पार्टी साजिश करके उनको पार्लियामेंट से निष्कासित कर देती है। तो आज हम ये उम्मीद करते हैं कि पूरे देश भर में जो कांग्रेस पार्टी ये 9 सवाल पूछ रही है, प्रधानमंत्री जी कम से कम 9 सवाल के जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं दे सकते, तो 9 सवाल के जवाब वैसे ही दे दें। देश की जनता इंतजार कर रही है ये जानने के लिए कि वो 47 लाख लोग जो कोविड कुप्रबंधन से मरे हैं, वो उनका जिम्मेवार कौन है। देश की जनता जानना चाह रही है कि जो बेरोजगारी आज जो एकदम रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है, उसका जिम्मेवार कौन है। देश की जनता जानना चाह रही है कि जो आपके मित्र पूंजीपतियों के जेब में पैसे जा रहे हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब और गरीब होता जा रहा है, उसका कौन जिम्मेदार है। आज देश की जनता ये सारे सवाल, 9 सवाल आपसे पूछना चाहती है कि वो 1500 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो चाइना ने आज हड़प ली है, वो हम लोगों को कब वापस मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि आज मोदी सरकार इसका, और मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब देंगे, और हम लोग और हमारी देश की जनता और कांग्रेस पार्टी बेसब्री से इसका इंतजार कर रही है। मैं एक अनुरोध करूंगा इससे पहले कि आप लोग प्रश्न पूछें, कि आज हम लोगों का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो केवल इन मुद्दों के ऊपर है जो 9 सवाल हम लोगों ने पूछा है, और भूपेंद्र बोरा जी, सैकिया जी और दूसरी पूरी टीम हमारी यहाँ पर है। आप लोग आगे जब भी कोई लोकल और दूसरे इश्यूज आप लोग उठाते हैं तो ज़रूर ये लोग हमेशा जवाब देते हैं। मैं देख रहा था बहुत काबिल हमारे पीसीसी अध्यक्ष हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बहुत अच्छे इन्होंने सवाल उठाए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी कोई आपका सवाल होगा तो ये उसी तरीके से इसका जवाब भी देंगे। हम लोग जो हैं, मुझे पता नहीं कि यहाँ पर क्योंकि पिछले साल जब 8वीं साल इनके पूरे हुए थे तो यहाँ पर उस वक्त भी हुआ था, और ये मुकुल वासनिक जी यहाँ पर आए थे, और मैं उस टाइम पे मुंबई गया था, और हम लोगों ने इन मुद्दों को उठाया था। कर्नाटक में भी यही मुद्दे उठाए थे। भ्रष्टाचार का मुद्दा तो कर्नाटक में सबसे महत्वपूर्ण था मुद्दा, और जनता ने इन मुद्दों के आधार के ऊपर हमारे को वहां पर मौका दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में इन्हीं मुद्दों के आधार पर, जैसे कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को लेकर के आए हैं, देश की जनता भी वापस कांग्रेस को लेकर आएगी। इससे अच्छा क्या निपट सकता है कि हम लोगों ने 2.5 दिन के अंदर अंदर मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी। यहाँ पे कितने दिन लगे थे मुख्यमंत्री बनाने में? हैं? तो जितने आसाम में लगे थे उससे 1/3 दिन में कर दिया। आप उनसे पूछा आपने बीजेपी से कि उन्होंने कैसे किया, उनको वो कैसे पीछे रह गए? आप हमसे तो पूछ रहे हो जिसने 2.5 दिन में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का फैसला कर दिया। उत्तर प्रदेश में कितने दिन लगे थे जो आपस में झगड़े हो रहे थे योगी और मोदी के?
तो ये आप कांग्रेस से पूछ रहे हो, लेकिन भाजपा से नहीं पूछ रहे हो। और जो मैं जवाब दे रहा हूं, मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग दिखाएंगे भी। हम जानते हैं सब कारण क्या है, इसलिए मतलब हमें आप लोगों से कोई नाराजगी नहीं है। और आप सब के सब लोग अच्छे लोग हैं, अच्छे से सवाल पूछते हैं, आप सब लोग समझते हैं। लेकिन जो मीडिया हाउस के ओनर्स हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग, लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो आप लोग जिंदा रहेंगे। सभी मीडिया हाउस के ओनर्स को कहना चाहूंगा, लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो आप लोग जिंदा रहेंगे, आपकी टीआरपीज बढ़ेंगी। अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा तो आप लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, सिर्फ एक दूरदर्शन रहेगा, वो आप लोग होंगे। ये तय करना है। Just a minute. Let me answer this. How many seats JDS has in Lok Sabha? How many seats? How many MPs do they represent in Lok Sabha? How many? Out of 542, how many? Do you want us to reply about a party who represents hardly one? I don't know if that is also there in Lok Sabha or not. So you want to talk about opposition unity on the basis of a party which has just one seat in Lok Sabha out of 542? No. It has to be seen in the larger picture, and Congress and other opposition parties which have taken a decision, they constitute more than around 200 seats. So you are not talking about all these opposition parties who constitute around 200 seats. You are talking about just a party which has just one seat in Lok Sabha. So I don't think this is fair, just pointing out to a party which has just one seat and asking question about opposition unity. This is not fair. Listen, don't go just on the basis of what WhatsApp university is spreading. And that is not something which is historically correct, which is being said by the BJP. It is not historically correct. And if anyone wants to prove that anyone was more loyal towards the country than the Congress party, people like Jawaharlal Nehru, who spent more than 10 years in prison, I'm sorry to say they are totally trying to mislead the people of this country. What is the background of the BJP leaders? Did anyone from the BJP sacrifice his life for the party, for the country? Not even one. So please, as far as the Congress party, and don't go by these false WhatsApp university claims, look at the actual history and delve into the actual history to know what actual ground reality, what actual reality is. We have not decided yet. This is the official statement from the party. It has not yet been decided. क्यों नहीं आया? AIC मैं AICC का बड़ा अभी परसों डॉक्टर अजय कुमार ने AICC से पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। अगर आपने नहीं उसको देखा तो प्लीज आप लोग देखिए। नहीं, एक मिनट, उससे पहले मुकुल वासनिक की लीडरशिप में डॉक्टर अजय कुमार और दूसरे 3 मेंबर्स की टीम वहां पर जाकर के गए हैं, जिन्होंने रिपोर्ट अपनी वापस वहां पे दी है। आप प्लीज, एक तो हम लोगों को दिखाते नहीं है, कवर नहीं करते, और हम ही से सवाल पूछते हैं। दोनों चीजें दोनों तरफ से पिटाई मत कीजिए। Listen, I don't want to say anything because that is what the BJP wants. They want us to talk on these things so that the actual issues get diverted. What is the actual issue? The actual issue is unemployment. What is the actual issue? The actual issue is disparity between rich and poor. The actual issue is price rise. The actual issue is corruption. I would like to stress, and Congress party would like to stress on these important issues, on corruption, on price rise, on unemployment, rather than delving into these small matters, frivolous matters, which do not, on the basis of which it doesn't matter at all to a common citizen of the country, a common youth of the country. Common youth of the country is in distress because of unemployment, because of corruption, because of price rise. Household is in distress. So shouldn't we be talking about these things instead discussing on some frivolous matter and be happy about it? Well, we are working for this, but the most important thing is whatever decision is to be taken, it can't be done by weakening the Congress party. I am of the view, and I think the party is also of the view, that if any alliance takes place by weakening the Congress party, it is not a good decision. So I am sure that finally whatever decision is taken, and I know towards which direction you are asking this question, finally in the long run, the Congress party needs to be strengthened. And this I am saying because
BJP now has assumed the role of a national party. So, in order to counter BJP, we need a strong national opposition, and that strong national opposition is only the Congress party. So you can't weaken the strong national opposition against the BJP and take on the BJP also simultaneously. This is not possible. So what I am trying to say is that Congress has to be strengthened at the national level. This is first and foremost, and Congress on its own has enough strength to take on the BJP along with the help of other alliance partners wherever it is, but subject to the condition that Congress shouldn't be weakened in the long run. Well, I think the second question should be answered by the Prime Minister himself, because what stops him from addressing the press? Because there is no reason, and if you may recollect, since you cover PTI, that whenever Prime Minister Manmohan Singh used to go abroad, there used to be a press party along with him. And while coming back or while going abroad, every time he used to address the press conference in the flight itself. And Prime Minister goes alone in the flight. Leave aside press party, he doesn't even take the External Affairs Minister many times along with him. And also the press conferences which Prime Ministers during our time used to address, I have been a member of the Union Cabinet, always it used to be a weekly event for us and almost a monthly event for the Prime Minister to address the press. So what stops Narendra Modi from addressing the press is perhaps they don't want to answer the questions raised to them. Instead, they want to raise frivolous matters and make them important in the country, rather than answer the questions on rising unemployment, rising price rise, corruption, crony capitalism, disparity. All these are important questions concerning the common citizens. They don't want to, they are running away because they don't have any answers. That is why they are running away. And the first question which you asked, whether I am hopeful or not, I am not hopeful. To be frank, I am not hopeful. I am not. But as a responsible opposition, it is our duty to continue to raise these questions and tell the people, look, here is your Prime Minister who has failed to reply to these questions, which are so important, so very important for each and every common citizen of this country. Sir, AIDF team बार-बार साफ है कि alliance team में उन लोगों को भी लेना साथ में लेना चाहिए. देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता. मैंने जितना कहना था मैंने इससे पहले कह दिया. अब जो है इसका फैसला जो है आज मैं 9 साल के लेकर के आया हूँ, और मेरे अपने ही सवाल खराब मत करवाओ मेरे से ये करके, क्योंकि कल आप ये छापोगे जो मैं बोलूँगा और ये कोई नहीं छापेगा. धन्यवाद. Sir, last one question, sir. Today is the NITI Aayog meeting. The Chief Minister of the several states are boycotting this meeting, sir. नीति आयोग. देखिए, actually the most important thing is that cooperative federalism in this country is under question mark. And be it the way GST is implemented, be it the way various acts are implemented and thrust upon the states are unhappy and angry about it. So it has to come out in some way or the other, which boycotting the Niti Aayog is one of the ways as the states are doing. But the way the center is encroaching upon the rights of the state governments, it is a reaction to this, and it has never happened before, the way our cooperative federalism is under threat. Thank you.